औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल-हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर का नाम टर्निंग इफेक्ट फोर्सेस को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। और आज इस चैप्टर में कोई हम नई बात नहीं करेंगे। हमेशा की तरह आज जब चैप्टर खत्म हो गया तो ये चेक करेंगे कि आप कितने काबिल हो गए हैं, आपको चैप्टर कितना आ गया है। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इक्वल, अनलाइक पैरेलल और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होगी। क्या बनाती है? कपल, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल, कपल। ठीक है। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से आप कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हो? द नंबर ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की तादाद दैट कैन बी एडेड, तो फोर्सेस की तादाद जिनको जमा किया जा सकता है हेड टू टेल रूल से आर, वो कितनी है? 2, 3, 4 या एनी नंबर। उत्तर चॉइसेस सुन लेना, चॉइसेस सुन ले और जो हो वो बता देना। सिर्फ 2 फोर्सेस को, 3 को, 4 को या एनी नंबर को? जितनी मर्जी ऐड कर लो। हमने की थी ना। और दूसरा मेथड कौन सा है फोर्सेस को ऐड करने का, वेक्टर्स को ऐड करने का? दूसरा मेथड कौन सा है? बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नॉट रेजोल्यूशन। उसमें तो वेक्टर को तोड़ते हैं। नहीं समझ आया? f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस, याद है? f और x आ जाएगा। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। एक वेक्टर के कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं? याद है? काटा, एक टुकड़ा वहां असर दिखा रहा है, एक टुकड़ा वहां असर दिखा रहा है। भूल गए? किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट y कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसका ऐसा पार्ट होता है जो किसी एक खास सिमत में उसका असर दिखा रहा हो। नहीं समझे? मेरे स्टूडेंट्स मेरे विल बी कंपोनेंट्स। नहीं समझ आए? अल्लाह ताला आपको आगे बहुत सारे इलाकों में लेके जाएगा। नहीं समझे? तो आप वहां जाकर अपना असर दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? इल्म का असर दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? तो मेरा असर दिखाएंगे ना। फिर आपके बच्चे आपका असर दिखाएंगे, इनडायरेक्टली मेरा असर दिखाएंगे। आपके भी कंपोनेंट्स बन सकते? नहीं बन सकते। सो देयरफॉर एक वेक्टर का कंपोनेंट उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अफसोस हुआ, The component of a vector is its effective value in a certain direction. याद होना चाहिए, रट्टालाइजेशन नहीं। समझ, जो चीज समझी होती है वो हर वक्त दिमाग में होती है। किसी वेक्टर के 2 ऐसे जुज जिनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का हो, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और एक को एक्स कहते हैं, दूसरे को, एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, दूसरे को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर 2 होते हैं फिलहाल के लिए। कभी कभी 3 भी हो जाएंगे, देखेंगे कब। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फोर्स दे दी, थीटा दे दिया। अब क्या कहेंगे? विद हॉरिजॉन्टल। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल कौन? अच्छा, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। एक्स एक्सिस, ये ले हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री बनाया। मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। लो जी, फोर्स भी पता है आपको, कितने न्यूटन की? 10 न्यूटन की। अल्लाह वालो, एक सवाल का जवाब दो, उसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकालोगे भाई? चलो पहले सवाल पूछ लो। विद द इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस कंपोनेंट को कहते हैं?
अभी बताया। कौन से कंपोनेंट को कहते हैं? हाँ जी, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, एफ एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। और वर्टिकल किसे कहते हैं? अब उन्होंने पूछा ही एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर होगा एफ एक्स बराबर होगा एक्स कॉस ऑफ थीटा। एफ कितना? 10 कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 कितना होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर लो 8.666 से 0.866 ना, तो यही आएगा 0.87। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8666, ठीक है। तो 10 से 0.8 राउंड ऑफ करो 7 हो जाएगा ना। तो समझ आया? अब ये चीजें अगर हर वक्त माइंड में नहीं होंगी तो यू आर नॉट फिजिसिस्ट। हर वक्त आपको हर चीज याद होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। और ये कब कैसे होगा? जब ये सारी चीजें आपके अमल में शामिल हो जाएंगी। ए कपल इज फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसी बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर होती है? नहीं, एंटी पैरेलल। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस? नो। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द सेम लाइन? नहीं, लाइन अपोजिट, लाइन डिफरेंट होगी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। ठीक। A body is in equilibrium when its dash, that is its acceleration is uniform. Body equilibrium में होगी जब उसका acceleration uniform होगा। चलो, स्पीड यूनिफॉर्म होगी। स्पीड यूनिफॉर्म हो, लेकिन हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए। स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म एंड acceleration is 0. So a body is in the neutral equilibrium when its center of gravity, बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो तो उसका सीजी कहां पे होता है? हाईएस्ट पोजीशन पे। बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो तो उसका सीजी कहां पे होता है? हाईएस्ट पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे, या चेंज नहीं होता। इज एट हाईएस्ट पोजीशन, इज एट लोएस्ट पोजीशन, कीप्स हिज हाइट, अपनी हाइट को कीप करेगा। कीप्स का मतलब होता है क्या? तंग करता रहता है। कीप ऑन, सुन लो। कीप्स का मतलब होता है वाटर कीप्स इट्स लेवल। पानी अपनी सतह हमवार रखता है। रखना, कीप, रखना। इस हाइट, अपनी हाइट को बरकरार रखेगा। अपनी हाइट को इफ डिस्प्लेस्ड, आप उसे हिला दें, बॉल है ना, आप उसे हिलाएं तो उसकी हाइट, उसके सीजी की हाइट चेंज होती है? नहीं होती ना। तो अपने सीजी की हाइट को डिस्प्लेस करने पे भी वो चेंज, जमीन से उसका फासला बराबर रहता है। अनस्टेबल हो तो उसका फासला कम हो जाता है, स्टेबल हो तो बढ़ जाता है डिस्प्लेस करने। ठीक है। इट इज सिचुएटेड एट द बॉटम, बॉटम पे नहीं, बल्कि वो अपनी हाइट को कीप करता है, चेंज नहीं होने देता। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, उनकी स्पीड बढ़ाकर, डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग देयर मैसेज, या लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो सी राइट चॉइस है कि हम उसके सीजी को लोअर कर देते हैं और बेस को बढ़ा देते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। जनाब, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस हो जाएगा, टॉर्क एंड कपल हो जाएगा। टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट है और कपल फोर्सेस का पेयर है। ठीक है। स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ जी। फर्क प्रॉपर्टीज में पहले डेफिनेशन का फर्क आएगा, फिर आपने कहना व्हेन द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सीजी इज एट द लोएस्ट पोजीशन कहोगे, और व्हेन द बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इट्स सीजी कीप्स इट्स हाइट। ठीक है। इट्स सीजी इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, वो चेंज नहीं करेगा। क्लियर हुआ? चलो आगे। तो मैंने बॉडी इज सेट टू, अच्छा किधर गए? हाँ, उसके बाद दूसरा सीजी, जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, सीजी और जमीन का फासला मिनिमम होगा। जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी, सीजी और जमीन से फासला फिक्स्ड होगा। जब बॉडी सस्पेंडेड बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो सीजी है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होता है, लेकिन जब सस्पेंडेड बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो तो उसका सीजी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर होता है। अनस्टेबल हो ऊपर होता है, स्टेबल हो नीचे होता है, न्यूट्रल हो तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे सीजी होता है। समझ आया? गुड। आगे क्या? लास्ट भी बताओ ना।
जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सीजी पासेस थ्रू द बेस, ऑलवेज पासेस थ्रू द बेस। और जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो जो सीजी की लाइन होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करती है हमेशा। क्या कहा मैंने बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात कर दी। जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो जो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सीजी होती है वो कहां से पास करती है? इस पॉइंट से, जिसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। ये टायर है ना, तो कभी भी ये इस पॉइंट से आगे पीछे नहीं जाएगी। जब सीजी बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जब फोर्स ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी तो क्या बॉडी आगे पीछे होगी? नहीं। क्लियर हुआ? वहां बेस से पास करता है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है। जहां बॉडी रुकी है उसी पॉइंट से पास करेगा, ना इधर ना उधर। क्लियर? अब प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट इज हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स। हेड टू टेल रूल पूछ रहे हैं आपसे, लिख लोगे? स्टेप्स याद है? हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन आएगी, फिर उसके स्टेप्स होंगे। याद है? क्या भूल गए हो? याद है? मैंने 2 फोर्सेस का बता दिया, भूल गए हो या याद है? नहीं? या दिखाऊं? In head to tail rule, the representative line of the all forces are drawn according to the suitable scale in such a way that first vector joins, ठीक है? नहीं सुन रहे? That first vector join the tail of next and so on है, soon नहीं है, so on। The resultant is obtained। ये मैं तुम्हें लिख के दे चुका हूँ बच्चों। कहाँ लिख के दिए थे? आपके नोट्स मैंने लिख के दिए आपको। ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल, ये डेफिनेशन है उसकी। पहला सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स इन सच ए वे दैट द फर्स्ट वेक्टर coincides or joins with the tail of the second vector and the head of the second vector coincides with the tail of the third vector and so on up to the last vector according to the suitable scale. The resultant vector of these vectors is drawn from the tail of the first vector towards the head of the last vector। क्लियर हुआ? यही सवाल उन्होंने ये जवाब दी थी। ओके आप एग्जांपल दे देना। फॉर एग्जांपल, नहीं समझ आया? सच एग्जांपल में आप दे देना ना, वी हैव द फोर्सेस ऑफ 1 and of 2, देयर एडिशन बाय हेड टू टेल इज शोन इन द फिगर। पहला वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ कर लेना, फिर दूसरा, और फिर शो कर देना। ओके नहीं समझ आया? तो कहना इन द फिगर f1 and f2 आर द वेक्टर्स एंड f इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बता दीजिएगा। How can a force be resolved into its rectangular components? सवाल आया, how can a force be resolved? एक फोर्स को आप कैसे तोड़ सकते हो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में? तो क्या जवाब दोगे? मैंने पूरा करवाया था आपको ये भी। क्या जवाब दोगे? पढ़ लो जरा यहां से भी। A force is resolved into its rectangular components by drawing it is two mutually perpendicular components। ये consider a force, यहां तो जरूर करना। Consider a force F making an angle theta with the x-axis. This force can be resolved into two rectangular components by drawing its two mutually perpendicular components। ये अब यहाँ पे जो लिखा उसको छोड़ो, इधर आओ। ये मैंने वेक्टर्स को ऐड करके बताया था, नहीं बताया था? हेड टू टेल रूल से ये किया वो। ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मैंने डेफिनेशन पूछी, आप नहीं बता पाए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की ये, और अब ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने ये सारा पहले पढ़ाया था उस दिन, और फिर मैंने उसके बाद आप लोगों को ये करवाया था जो काम था मेरा। ये कंसीडर ए फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है? फोर्स एफ है रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये शक्ल बनानी है, सुन रहे हो? देखो ना इधर थीटा एंगल बना दिया, ठीक है? तो क्या करना है आपने? दो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर दी।
सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो अब बच्चे आपने तीसरा पॉइंट डाल देना कि ये अकॉर्डिंग टू द हेड-टू-टेल रूल OA इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय OB एंड BA। क्लियर हो गया? सारी शक्ल बना लेना ये वाली। तो OB और OA दो वेक्टर्स है, उनका रिजल्टेंट F है, नीचे लिख दिए बस। द कंपोनेंट्स OA एंड BA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने यहां तक कहना, उसके बाद आप कहिए काम यहां से the magnitude fx and fy of the forces fx and fy can be found by using the trigonometric ratios। कहां तक लिखना है? यहां तक, तीसरे पॉइंट तक। तीसरे के बाद आपका पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट। ये दोनों आ जाएंगे, कर लो ना ये वाला। तो cos of theta is equal to OB divided by OA। तो ये भैया डायरेक्ट क्या देना, hence fx is equal to cos theta, fy is equal to sin theta। जो fy आएगा वो sin theta लेने से आएगा, इतना समझ आओ ना। sin theta लोगे ना तो fy आ जाएगा, और cos थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा? बस सिंपल। तो आपने दोनों रेशो लिखनी है, बिकॉज cos थीटा इज दिस, sin थीटा इज दिस। और ऊपर क्या आएगा? f आएगा, नीचे fx आएगा, या ऊपर fx आएगा, नीचे f आएगा। आपका हाइपोटेन्यूज f होगा ना, तो बटे के नीचे f आएगा, cos के और ऊपर fx आएगा, और sin के बटे के नीचे वही f आएगा और ऊपर f y आएगा। तो f इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका। लिख लोगे ना या नहीं? बोलते नहीं हो। अब ये अब बच्चे आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ ए फोर्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आपने कहना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहना है? इफ ए फोर्स, ये इफ कंसीडर fx and fy आर एट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स, ठीक है? These perpendicular components fy and fx are represented by the figure respectively। यहां से शुरू करके ये शक्ल बन जाएगी। आगे आपने क्या कह देना? by Pythagoras theorem। The magnitude, यहां से शुरू करना, the magnitude of force F can be determined by using the right angle triangle by Pythagoras theorem। क्या आ जाएगा? फोर्स का स्केल बराबर आ जाएगा fx का स्केल प्लस fy का स्केल, यही है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ फोर्स ये आ गई, एंड द एंगल ऑफ फोर्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस विल बी गिवन एज टेंजेंट थीटा। लोगे ना, ऊपर fy आ जाएगा, नीचे fx आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ले लोगे। नहीं समझ आया? तो इफ fx and fy components of a force are given, then the force will be square root of fx square plus fy square। ठीक है? और थीटा विल बी द एंगल ऑफ फोर्स विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ fy डिवाइडेड बाय fx। ओके, ये लिखा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज, अच्छा, व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इफ नो नेट फोर्स। डेफिनेशन दे दो। Explain the first condition for equilibrium। Definition तो first condition of equilibrium states that a body is said to be in equilibrium if the resultant of all forces acting on the body is zero। Mathematically लिख दिया, F1 इधर, F1 plus F2 plus F3 up to Fn 0, sum of all forces is equal to 0। या it can be written in terms of the components, summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0। और ये मैं करके दे चुका हूँ। कहूँ तो क्या कहूँ, मैं जो बता रहा हूं उसको नहीं सुनते। ये लिखा हो, ये पहली कंडीशन, दिस इंप्लाइज दैट समेशन fx इज इक्वल टू 0, समेशन fy इज इक्वल टू, नहीं तो ना सही पे। व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ सेकंड कंडीशन। मैंने सवाल दिया था आपको कि क्या जरूरत है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, इफ ए बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है? तो when two equal and opposite forces act on a body along different lines, then they satisfy the first condition। याद आया था आपको सेकंड कंडीशन वाला? ये जब दो डिफरेंट फोर्सेस एक बॉडी पे अमल करती हैं, ये शक्ल बना देना as shown in the figure। अगर ऐसे अमल करेंगे फिर तो नेट फोर्स 0 आ जाएगी, लेकिन अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन मतलब कपल बन जाए, कपल, तो फिर क्या होगा? फिर रोटेशन कॉज होगी। ये when two equal but opposite forces act on a body along different lines, then they satisfy first condition, but the body is not in the equilibrium because the body has the tendency to rotate। This situation demands the another condition for the equilibrium। तो second condition of equilibrium याद रखिएगा, first condition of equilibrium ensures that the linear acceleration of body is 0, but second condition of equilibrium ensures that rotational acceleration of body is 0। तो what is second condition for equilibrium? क्या कहती है? A body is said to be in equilibrium
if the resultant of all torques acting on the body is zero or clockwise torque is equal to anti-clockwise torque if the principle of movements is satisfied. सुन रहे हो? Give an example of it. इसके दो वर्जन है, वो भी याद रखना, अल्लाह का वास्ता है. फर्स्ट कंडीशन के भी दो है ना, sum of all forces zero या sum of all forces acting along x-axis is zero and sum of all forces acting along y-axis is zero, and the second condition of equilibrium is this: sum of all torques is zero or clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Give an example of a moving body which is in equilibrium. Give an example of a terminal velocity. Don't worry. पैराशूट के जरिए से जो बंदा नीचे की तरफ आ रहा था टर्मिनल वेलोसिटी से. अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? द कांस्टेंट वेलोसिटी, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट विच द वेट ऑफ पैराट्रूफर एंड द पैराशूटर का वेट ना, वेट ऑफ बॉडी एंड द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटर, ठीक है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन आर इक्वल. उसका वेट नीचे की तरफ हमारा कर रहा, पैराशूट एयर फ्रिक्शन की वजह से ऊपर खींच रहा है. जब ये दोनों फोर्सेस उस पर बराबर हो जाती है तो जो वेलोसिटी है वो अब चेंज नहीं होगी, नेट फोर्स जीरो हो गई. तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से बनी उसे टर्मिनल वेलोसिटी, जिस पर वेट और एयर फ्रिक्शन बॉडी पे कोई बराबर हो जाए. जी, एरोप्लेन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है. ये दूसरी. या ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए लेवल रोड. लेवल ऊपर नीचे नहीं होना, ठीक है. जरा बात समझ आई है? नहीं है. अगर रोड लेवल नहीं होगी तो क्या होगा? थोड़ी गाड़ी ऊपर जाएगी ना, मतलब फोर्स लगी ऊपर, फोर्स नहीं लगनी चाहिए. ट्रेन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट रोड, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए. यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, वेलोसिटी. वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी फिर डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी. तो पैराट्रूफर मूविंग, rocket moving in a straight path with uniform velocity. So a paratrooper coming down with the constant velocity satisfies the first condition for equilibrium. So it is in equilibrium. Net force दोनों करता है भाई, रोटेशन तो नहीं होती ना उसमें. sum of all torques भी जीरो होता है और sum of all forces भी जीरो, दोनों करता है. फर्स्ट ने दोनों करता है. Think of a body which is at rest but not in equilibrium. एक बॉडी के बारे में बताएं जो रेस्ट पे तो हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो. Person sitting in a bus moving on a circular track. A person sitting in a bus moving on a circular track with uniform speed is at rest with respect to the other passengers in the bus. नहीं कर सकते. समझ आ गई? पक्का? किसको नहीं आई? A person sitting in a bus, in a car, in a vehicle, in a truck, in a bus, in an aeroplane, in a car. कुछ तो बोल दो, बोलो तो सही. And the bike moving on a constantly direction change हो रही है. तो बस भी इक्विलिब्रियम में नहीं है. लेकिन बस में बैठा वो पैसेंजर अपने साथ वाले पैसेंजर के लिहाज से किसमें है? लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है. दोनों ही इक्विलिब्रियम में नहीं है, डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है लेकिन रेस्ट पे है एक दूसरे के लिहाज से. ए पर्सन सिटिंग इन ए बस is at rest with respect to the other passengers but he is not in equilibrium because the bus is moving with variable velocity. ये भी कह दो, a person sitting in a bus moving with variable velocity, ठीक है, is at rest with respect to the other passengers in the same bus but he is not in equilibrium because उसकी velocity variable है, यूनिफॉर्म नहीं. चाहे सर्कल में मूव करवा दो. अब लिखना आपका काम है जनाब, बताना मेरा काम है जनाब. अगर नहीं गल समझ आई तो दोबारा पूछ लो. मैंने मेरे ख्याल में ये फिजिक्स ये जवाब मैंने पहले कभी नहीं दिया बच्चों को, जवाब मैंने आपको दे दिया कि बस सर्कल में मूव कर रही हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे अमल कर रही है ना, फोर्स अमल कर रही है ना, लेकिन वो दूसरे पैसेंजर के लिहाज से. अब मुझे नहीं पता जब मैं नेक्स्ट दफा पढ़ाऊंगा तो मेरे दिमाग में एग्जांपल होगी भी या नहीं होगी. Why a body cannot be in equilibrium due to a single force acting on it? क्या कह रहे हैं? सवाल समझ आया? सवाल समझ आया?
उसको कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा। अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कितनी फोर्स से बोलूं? जब बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है तो बॉडी क्यों इक्विलिब्रियम में होगी? क्यों नहीं होगी? अगर होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? तो जनाब इक्विलिब्रियम की एक शर्त है, फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। तो आपने कहना है ए बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट सेटिस्फाइड। बस ये जवाब है, मुख्तसर जवाब, नहीं तो फिर लंबी कहानी भी है, पढ़ो। अकॉर्डिंग टू, सुन रहे हो? Second condition of equilibrium, body is in equilibrium, the sum of all torques acting on it is zero. The torque of a single force can never be zero. सिंगल फोर्स का भाई सिंगल फोर्स का एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता। आप टॉर्क की बात करते हो, बॉडी सिंगल फोर्स टॉर्क भी पैदा करती है। अगर मुकद्दर ठीक हो, वो फोर्स बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दोनों पैदा कर सकती है ना जी। तो बॉडी विल नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वैसे तो फोर्स क्या, टॉर्क तो कहा नहीं, तो हम कहेंगे पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, दूसरी हम चेक ही नहीं करते। समझ आया? तो द टॉर्क ऑफ ए सिंगल फोर्स कैन नेवर बी जीरो, देयरफॉर ए बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ए सिंगल फोर्स। नो, अंडर द एक्शन ऑफ ए सिंगल फोर्स ए बॉडी विल नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देयरफॉर ए बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू ए सिंगल फोर्स। जो मैंने पहले कहा था वही लिख लेना। Why the height of vehicles is kept as low as possible? कि जितना हाइट लो होगी उतना सीजी लो होगा। ए बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? द सीजी ऑफ ए बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन। When a body is in stable equilibrium, then its CG is at its lowest position. So, therefore, the height of a vehicle is kept as low as possible. टू क्या करने के लिए? टू लोअर, टू या टू कीप द सीजी ऑफ द बॉडी और द कार एज लो एज पॉसिबल। दिस इंक्रीजेस देयर स्टेबिलिटी or the height of the vehicles is kept as low as possible, so that their center of gravity or their center of mass or their CG must be kept as low as possible. This increases their stability. Issue: explain what is meant by stable, unstable and neutral equilibrium and give one example in each case. दे सकते हो या नहीं? ये दे देना, ये दे देना, अच्छा ना? नहीं नहीं सही है, ये दे देना, ठीक है? फिगर बना के दे दें बस। डेफिनेशन भाई, व्हाट इज मेंट बाय, डेफिनेशन देनी है तीनों की, स्टेबल की, अनस्टेबल की, न्यूट्रल की, फिर एक एक एग्जांपल भी देनी है। डेफिनेशन देके एग्जांपल, डेफिनेशन देके एग्जांपल, डेफिनेशन देके एग्जांपल। हाँ हाँ हाँ, द बॉडी इन द फिगर इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बस। आगे चले, अनस्टेबल भी आ गया, ये तो मुक गई, एक्सरसाइज मुक गई।